Welcome to today's class. Today we have to continue uh, the law of motion or laws of motion. In previous lecture, we discussed something about the historical background, like Aristotle's theory, like Galileo's theory, and the starting of Newton era. And we also explained the first law of Newton, that is law of inertia. In this regard, we also explained in detail that what are different types of inertia. Different types of inertia क्या क्या होता है ये सब बता चुके हैं हम लोग. इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व को कहते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया दैट वी हैव डिस्कस. Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. All the three, they are all part of Newton's first law. Okay. And after that, we discussed the second law, that is F equal to m into a, or the rate of change in momentum is equal to the force applied. That we have said. We have also discussed the analytical form of Newton's second law. And in that regard, we will discuss today Newton's third law. What is Newton's third law? Suppose we are having two bodies, A and B. This is your A, this is B. A is experiencing a force FAB from B, and B is experiencing a force FBA. Okay. If one force is said to be action, then other must be said to be your reaction. तो जो आज हम लोग जो देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या, थर्ड लॉ का डेफिनेशन क्या है. टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. ठीक है. जब भी हम लोग ये कहते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है. टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. अब कोई ऐसे बैलून है, बैलून को फुलाइए, गुब्बारा है, गुब्बारे को आप फुलाकर फिर उसके नीचे वाला जो एंड है उसको थोड़ा टाइट करके घुमा दो. फिर जैसे उसको छोड़ेंगे आप देखिएगा कि हवा जैसे नीचे जाता है और बैलून का रिमेनिंग पोर्शन फट से ऊपर चले जाता है. तो ये वाला मेथड जो है आपका हम लोग यूज़ करते रॉकेट प्रोपल्सन में. वहाँ पर आपका सम फ्यूल्स वो बर्न आउट होते रहते, तो रॉकेट बिकम लाइटर. तो जितने देर लाइट होते रहते हैं उतने तेजी के साथ रॉकेट ऊपर जाते रहते हैं. तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर न्यूटन्स थर्ड लॉ. इन जनरल अगर मैं दीवार में एक घुसा मारूं, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, दैट इज द एक्शन फोर्स, एंड द वॉल विल आल्सो अप्लाई अ रिएक्शन फोर्स टू मी. तो हमको वॉल को चलते हुए नहीं दिख रहा, धक्का कर देते हुए नहीं दिख रहा है. वी हैव ऑलरेडी सेड फोर्स इज इन फैक्ट पुल एंड पुश. मैं यहाँ पुश कर रहा हूँ, लेकिन बाय रिपीटेडली डूइंग इट आफ्टर सम टाइम वी कैन गेट सम हर्ट. हमको दर्द होने लगेगा. तो इसके मतलब कि इट इज एक्चुअली द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल टू माय हैंड सो दैट आई एम फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ पेन. तो दिस इज अगेन का पार्ट ऑफ रिएक्शन. तो कोई भी चीज जब होगा तो वो एक्शन एंड रिएक्शन पे होता. In general, in physics, it is always said that the forces are always given in pairs. It is very important thing. A force is always given in a pair of bodies. Given to a pair of bodies. Pair of bodies. तो मैंने क्या किया, फोर्स इज ऑलवेज गिवन टू अ पेयर ऑफ बॉडीज. इसका मतलब कि दो बॉडीज के ऊपर एक साथ फोर्स हो रहा है, ऐसा नहीं. A force is always shared. We don't write this, but force is always shared between
paired between a pair of bodies. This is more appropriate. तो जब फोर्स लगता है तो अपने आप हाथ को ऐसे ऐसे करिए, कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन एक हाथ को आप दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे ऐसे करिए, लैग बजेगा, तो दिस इज अ फोर्स। एक फोर्स इस पर लग रहा है तो वो इसका एक्शन होगा, एंड दिस विल अप्लाई अ फोर्स टू दिस इज द रिएक्शन। so naturally there is always force is always a two body system. It is one body experiencing a force, other body will apply the force. So it is a two body system. It is a very important thing. When a force is always shared between a pair of bodies. तो ये एक जनरल हो गया कि एक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक बॉडी है एफ ए की, दूसरा बॉडी एफ बी है। So naturally, we may say that this is in fact from this diagram. If we write FBA, the force applied by A on B is the action force, then we can say that FAB is the force applied by B on A as a reaction force. ठीक है, तो एक एक्शन फोर्स होगा, दूसरा फोर्स कौन सा हो जाएगा आपका, रिएक्शन फोर्स हो गया। तो अब आपको डायग्राम से देखकर क्या लग रहा है कि दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। डू यू थिंक दैट द सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल टू जीरो? सम ऑफ एक्शन and reaction force is not zero. Big question कि सम आपको दिख रहा है इक्वल एंड अपोजिट दिख रहा है, लेकिन हमने क्या कहा सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज नॉट जीरो। व्हाई? बिकॉज these forces are applied on different bodies. Because FAB and FBA are applied on different bodies. तो आप देख सकते हैं डिफरेंट बॉडी पर ही अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दे विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। कोई एक पॉइंट इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि ए पर ही दोनों फोर्स लग रहा है, ऐसे नहीं ना, ये कह सकते बी पर दोनों फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पर दोनों बॉडी सिस्टम है, तो दोनों के आपको दिख रहा है कि ए इज कैंसिलिंग आउट बी, ऐसे नहीं है, बट दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाता है, बट वी कैन नॉट से दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर। Why? Because sum of action and reaction force is not zero. Why? Because FAB and FBA are applied on different bodies. If the same equal and opposite forces, suppose I am having this object, I am having this object, okay? I am applying equal and opposite forces to this by two fingers. Here also I am applying equal and opposite forces to this particular finger. Do you think that here we can have the action reaction? No, not at all. यहाँ पे इस पॉइंट के लिए ये एक्शन है तो ये रिएक्शन दे रहा है, और इस पॉइंट के लिए ये अगर एक्शन है तो ये इतना पोर्शन रिएक्शन दे रहा है। तो इतने इतने पोर्शन के लिए तो एक्शन रिएक्शन है, वो तो आपस में जीरो नहीं होगा। लेकिन पूरा बॉडी तो ये एक ही पेन है, इस पेन पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहा है, इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन भी कॉमन है। दिस बॉडी विल बी, दीज फोर्सेस आर एक्चुअली कैंसिलिंग आउट ईच अदर। ये एक्शन रिएक्शन नहीं, ये दोनों एक्शन है, ये भी एक्शन फोर्स है, ये भी एक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये दोनों एक्शन फोर्स एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में इस बॉडी पर लग रहा है, तो वो उनका रिजल्टेंट जीरो है। लेकिन अगर मैं केवल दो ही बॉडी सिस्टम बताए, इफ वी हैव ओनली टू बॉडी सिस्टम एंड वन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अदर, in that case we can directly say that they are not actually cancelling out each other, but rather they are equal and opposite, but
both the forces are not being applied on the same body. That is, these forces are actually applied on different bodies. That is why they could not cancel out each other. Okay. Now we can see, we will see that this is we have observed what is third law. लेकिन न्यूटन्स के तीनों लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड law is not only we can explain it qualitative as well as quantitative way, but it can able to explain all the three laws. ये खास बात है. ये न्यूटन का सेकंड लॉ ही ऐसा है जो तीनों लॉ को एक्सप्लेन करते हैं. तो हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ कैन एक्सप्लेन ऑल द थ्री लॉज. Now we have to take what is how we explain this Newton's second law can behave like a universal law, that it is in fact a real law or it is in fact a complete law. That means it is able to explain not only the second law but also it can explain Newton's first law as well as third law. तीनों लॉ को एक साथ एक्सप्लेन करने वाला कोई अगर लॉ है तो न्यूटन सेकंड लॉ. ओके, so what is Newton second law? We can just take that according to Newton's second law, the rate of change in momentum is equal to the force applied. यानी कि F इक्वल टू dt अपॉन dt. ये होता है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. अच्छा, dp अपॉन dt जब हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि d अपॉन dt m इंटू वी. तो m बाहर आ जाएगा तो dv अपॉन dt that is F equal to m into a. This is equation number 1. Okay, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के इक्वेशन को ही हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं. इफ you know that this is acceleration of the system or acceleration of a body. एक्सेलरेशन अपने आप तो नहीं होगा, जब उसको एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन हो रहा है. तो वो एक्सटर्नल फोर्स से उसका मोमेंटम एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स लगने से मोमेंटम में चेंजेस होगा एंड देन वी कैन हैव दिस F is equal to m into a. अब क्वेश्चन क्या है कि इफ F equal to 0 then a dv upon dt equal to 0. ये 0 हो जाएगा. जब ये 0 हो जाएगा दैट मीन्स v इक्वल टू कांस्टेंट. What we can conclude from this, that is in the absence of external force, the body will move with constant velocity, or if it was initially at rest position, then it will remain at rest. तो ये सिस्टम जब हो जाएगा तो जो हमने क्या बताया कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और इफ इट वाज इनिशियली एट रेस्ट पोजीशन देन इट विल continue or it will remain at rest position. What is that statement? This is the statement of first law.
This is the statement of first law that in the a body is body is found to continue state of rest or uniform motion unless it is compelled to change by an external force. The external force ही नहीं लगेगा वहाँ पर, तो there is no question of having any kind of change in the velocity. अगर रुका हुआ है तो रुके ही रहेंगे, अगर ये चल रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता रहेगा, देयर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल. तो दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ आ गया, दैट मींस फर्स्ट लॉ इज therefore Newton's first law is contained in second law. और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. What we have seen that Newton's first law is contained in Newton's second law. That means Newton's second law can also explain Newton's first law. तो ये तो आपका एक पोर्शन आपका हुआ, ठीक है. अब इसी तरह से अगर मैं सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ले दो बॉडी, ठीक है, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ two bodies. इसको मिटा देता हूँ, डेफिनेशन दिया quality explain. I am just continuing the same article. Let us consider an isolated system of two bodies A and B. ठीक है. अब जो आपको आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम्स आर दोज सिस्टम ऑन विच देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. कोई एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर लागू, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ऐसे कोई सिस्टम को हम लोग देख रहे हैं. तो यहाँ पर क्या बता, लेट देयर बी, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी. ये दो बॉडी हमने मान लिया, ठीक है. तो अब ऑब्वियसली we can very easily say that force FPA, force FPA is the force applied by A on B, and force FAB is the force applied by B on A. ठीक है, एक ये है, दूसरा ये है, एफ ए बी है और एक है एफ ए बी. एक एफ बी ए है, देखिए एफ बी ए, दूसरा एफ ए बी, दो अलग अलग चीज है, ठीक है. तो अब ये देखिएगा कि जब हम लोग एफ बी ए देखेंगे तो एफ बी ए से क्या हो जाएगा, एफ बी ए मतलब जब फोर्स बी ए वाला जो ए जो बी पर फोर्स लगाता है, जिस पर फोर्स लगता है तो उसी के मोमेंटम में चेंजेस होगा. तो वी कैन से दैट एफ बी ए इक्वल टू, ये बी ए मतलब बी पर लग रहा फोर्स, जो पहले लिखता है उस पर लग रहा फोर्स, ये याद रखिएगा. दिस मस्ट बी इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ योर बी. ठीक है, ये खास बात है. मैंने क्या कहा कि एफ ए बी इज द फोर्स, ठीक.
अच्छा, सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली एफ ए बी कौन सा हो जाएगा? जैसे एफ ए पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए पर लग रहा है फोर्स, और कौन लगा रहा है? दूसरा क्वांटिटी का है, ये बी है, ठीक है, ये लग रहा है, ये लगा रहा है ए पे। तो इसको, इसमें जो चेंजेस आएगा वो इसके में मोमेंटम में चेंजेस होगा, डी सी ए अपॉन डी टी, ठीक है, कितना आ जाएगा? तो नेट फोर्स हम लोग देखेंगे, एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी बी ए प्लस बी बी, ये हमने बताया था। और पहले कहा था ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम जब हमने कह दिया, तो आइसोलेटेड सिस्टम में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता ही नहीं है। Very important thing that we have already said that for any isolated system there is no external force at all. जो external force नहीं लगता है तो इसका मतलब कोई there is no question of having any change in the momentum, तो उससे momentum में change नहीं होगा। तो net momentum जो होगा ये क्या चीज है? ये constant रहेगा। तो net momentum of the system will remain constant. Okay, there is no change. Okay, बिल्कुल सही। For an isolated system, dP upon dt is zero. There is no change of, there is no rate of change in momentum, ठीक है। जब ये होगा तो obviously we can have f b a plus f a b equal to zero, और f b a equal to minus f a b। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो A पर जो फोर्स लगा रहे हैं, जो जो ए पर जो फोर्स लग रहा है, आप देख सकते हैं दिस वन, ए पर फोर्स लगा रहा है बी, और बी पर फोर्स लगा रहा है ए, ये दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट है। एफ बी ए इक्वल्स टू, मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या? एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए बी। तो ये इक्वल एंड अपोजिट है। जब इक्वल एंड अपोजिट है तो ऑब्वियसली आप लोग को, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ, this is your Newton's third law. That means the same law, the Newton's second law itself is a complete law. Why? Because it not only explains Newton's first law, but also it can explain Newton's third law. This is your Newton's third law. Then in that way we have assumed that how we represent, how we explain Newton's all the three laws by the same law, that is Newton's second law, or it is a parent law. It is what we call, it is the boss of all the three laws. Okay, that is why we call it as the complete law. Now we have to discuss the law of conservation of linear momentum. एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम वाला केस जब रोटेशन होगा तब हम लोग देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट अगेन बाय मीन्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, दैट वी हैव टू सी। what is Newton's what is that law, that for any isolated system of n particles, the momentum total momentum will be, sum of total momentum will be zero. Okay, let us see and we how we write it. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Let us consider an isolated system. Okay, let us consider an isolated system, the system on which no external force acts. ये पहले भी कहा था, मैं फिर से बता रहा हूँ, of n particles। कैसे सिस्टम है जिसमें आपका n particles दिया हुआ है,
isolated system of n particles. Okay, this is given. And it is also mentioned this is an isolated system. He mentioned. Second line में क्या लिखा है? These n particles of masses m1, m2, m3 till mn can move with the velocities v1, v2, v3 to vn respectively. Clear? ये दे रखा है. Okay? ये second line में दे रखा है. And then what is the next one? If F acts as an external force, अब पहले external force मान के चलेंगे, acts an external force on the system, then from Newton's second law क्या हो जाएगा? F must be equal to dp upon dt. Rate of change in momentum, linear momentum is equal to the force applied. Okay, ये हो जाता है. For an isolated system, force तो होगा ही नहीं, external force ही नहीं लग रहा है, तो we can have this F equal to 0. जब F equal to 0 है तो dp upon dt will also be 0. Okay, once it is 0 then P is constant. P is constant means what we write, the P1 plus P2 plus P3 dash 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 plus Pn equal to constant. That is M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 plus Mn Vn equal to constant. That we can say that for any isolated system of n particles, if there is naturally the sum of linear momentum will always be constant. Of course, we must say that it is for an isolated system. तो isolated system ये underline क्यों बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि isolated systems are those systems on which there is no additional force act. There is no external force act. Only आपस में जो force लग रहा है वो सिस्टम है. इसके अलावा बाहर से कोई force नहीं लग रहा है. ठीक है, ये है isolated system. तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, क्या करे या रीडायरेक्ट कर दे, वो एक्शन रिएक्शन होता रहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन मोमेंटम नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, the rate of change in momentum is also zero, and accordingly we can say P is constant, and in that way we have proved that the law of conservation of momentum is also explained on the basis of second law of Newton. तो इस तरह न्यूटन सेकंड लॉ लिख दिया. अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ डिफरेंट फोर्सेस देखेंगे या कुछ अलग अलग स्पेशल केसेस देखेंगे. तो one of such thing is your concurrent forces. One is called some special cases of motion. Special cases of motion. One is concurrent force. Concurrent forces. If a body is acted upon by a number of forces like this, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सिस्टम है. अब इस डायरेक्शन से मान लो कि इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. यहाँ पर आपको F1 लग रहा है, यहाँ पर F2 लग रहा है, यहाँ पर F3 लग रहा है, and so on, and it is making an angle theta1, theta2, yes, theta2, theta2, and this one is making an angle theta3. तो ऐसे n फोर्सेस लग सकता है. तो इसका मतलब क्या है, all the forces acting on a point of a body are called concurrent forces. तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोग क्या कहते हैं, क्या होता है, all the forces acting on a point of a body, एक बॉडी पे एक पॉइंट पे,
मतलब बहुत बड़ा बॉडी है, उसके के लिए एक ही बिंदु पर कई एक फोर्स लगता है. ऑल द फोर्सेस acting on a point of a body are called concurrent forces. Okay? These are concurrent forces. Here F1, F2, F3, etc. are concurrent forces. क्योंकि यहाँ पर F5, F6 और भी कई हो सकता है फोर्सेस. दे आर ऑल कॉन्करेंट फोर्सेस. ठीक है. तो अब अगर आपको खाली तीन कॉन्करेंट फोर्स दिया हुआ और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तब क्या करेंगे, तब कौन से कंडीशन करेंगे. देन लेट अस सी. इफ three forces are acting on a body and the body, sorry, on a point and point is in equilibrium. If three forces F1, F2 and F3 act on a body on a point and the point is in equilibrium, then the resultant of first two must be equal and opposite to the third one. इसको हम ऐसे देखेंगे. फर्स्ट, सेकंड, इसके हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें. Now its diagram will be your resultant. Resultant is its diagonal, and if we have a force equal to this diagonal, but that is just opposite, right? This is your F1 and F2, and this is your F3. Then we can write F1 plus F2 F3 equal to minus of this. That means F1 plus F2 plus F3 equal to 0. The point O is in इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है कॉन्करेंट फोर्सेस का. अब इसी तरह से हम लोग मोशन ऑफ लिफ्ट देखेंगे. वो सेकंड वाला जो पॉइंट है उसमें हम मोशन ऑफ लिफ्ट देखेंगे, या अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ लिफ्ट और एलिवेटर. वो हम लोग ये दूसरा केस देखेंगे. सेकंड वन इज दिस वन, दैट इज the apparent weight in moving lift जब लिफ्ट ऊपर नीचे चलता रहता है तो apparent weight इनका बदलता कैसे है. देखिए केस वन, this is the lift, the person is standing over here and this is the spring of the lift. If it is moving upward or downward with constant speed, then acceleration is 0. It is moving here, it is mg is acting downward and r is your this one. ठीक है. Here r equal to mg, यानी कि apparent weight equal to original weight. जब ये कांस्टेंट स्पीड से अप या डाउन मोशन करे, the lift is moving either upward or downward direction with constant speed, then apparent weight and will be equal to mg. apparent weight को दिखाने के लिए r यूज कर रहे हैं. r में रिएक्शन फोर्स भी यूज कर रहे हैं.
बॉडी हम यहाँ पर खड़े फ्लोर पे, तो फ्लोर हमारे ऊपर लिफ्ट एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, उसको हम आर कहेंगे, रिएक्शन फोर्स। एक्शन तो मेरा वेट है, तो वेट ये यहाँ पर वेट और एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे अपरेंट वेट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट। अब केस नंबर 3, केस नंबर 2 कह सकते हैं, when the lift is moving with a constant acceleration, it is moving upward with a constant acceleration A, and V is still here, रिएक्शन फोर्स अभी आर ऊपर लग रहा है, तो इस केस में एम ए विल बी इक्वल टू आर माइनस एम जी, और आर इक्वल टू एम ए प्लस जी, दैट मीन apparent weight is greater, weight is greater than weight mg, यानी उस समय apparent weight उसके ओरिजिनल वेट से ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर मैं इसी को मैं इस साइड में थोड़ा बनाना चाहूँगा, अगर आप देखें तो मैंने क्या कहा, केस नंबर 3, it is moving, lift is moving downward, the person is still standing on the floor of lift, this is the string of the lift, it is moving with acceleration a in downward direction. Here we may write that ma will be equal to mg minus reaction, because reaction is always upward, माइनस रिएक्शन, तो रिएक्शन उधर चले जाएगा एम जी माइनस ए। आप देख सकते हैं इसमें ओरिजिनल वेट से कम आ रहा है, क्योंकि जो एम जी है ओरिजिनल वेट माइनस एम ए होगा, तो ओरिजिनल वेट से कम हो गया, यानी कि जब लिफ्ट से हम नीचे उतरता है तो हमको हल्कापन महसूस होता है, और लिफ्ट से जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो लिफ्ट हम सर्कुलेटिंग होता है, हमको थोड़ा भारीपन महसूस होता है। तो यहाँ पर कहेंगे दिस अपरेंट वेट इज लाइटर देन ओरिजिनल वेट। तो एक तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक इसका स्पेशल केस और से ले सकते हैं हम लोग, फोर्थ केस ले सकते हैं कि अगर लिफ्ट का स्ट्रिंग टूट जाए, व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रिंग ऑफ द लिफ्ट broken, if the string of the lift broken, then what will happen if the string is broken, तब क्या हो जाएगा, लिफ्ट विल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, लिफ्ट विल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अंडर अंडर ग्रेविटी। तो जब लिफ्ट विल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एम जी इक्वल टू एम जी माइनस आर, आर इक्वल टू 0, तो बॉडी विल फील इटसेल्फ वेटलेस। ये केस है वेटलेसनेस का, वेटलेसनेस, तो बॉडी विल फील इटसेल्फ वेटलेस, तो वेटलेसनेस वाला केस है। तो इस तरीके से हम लोग ये भी एक स्पेशल केस में देख लिया कि वेटलेसनेस भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। और इसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ देखेंगे, तो जो हम नोट्स देंगे उसमें कुछ आपको पोली टाइप के भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट इन द सिलेबस, only these are there in the CBSE syllabus, latest syllabus, therefore we have to take only this one, and next time we will definitely take friction and circular motion. With that we have completed today's lecture. Thank you.